हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, बहुत टाइम बाद हम आपके लिए एक ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट लेके आए हैं 77 नंबर। इससे पहले 76 ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहाँ से कवर कर लीजिए जिसने भी अभी तक नहीं किया है। और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है, ये भी नोट कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। डेली एक टेस्ट होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना जो नया स्टूडेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, यदि स्टार कनेक्शन की प्रत्येक ब्रांच 3 ओम है तो इसके अनुरूप डेल्टा कनेक्शन में खालिस्तान शामिल होगा। क्या होगा जल्दी से बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि स्टार कनेक्शन की प्रत्येक ब्रांच है वो 3 ओम की है, तो इसके अनुरूप डेल्टा कनेक्शन में क्या शामिल होगा दोस्तों? 3 ओम होगा, या 1/3 ओम, या 9 ओम, या 1/9 ओम। प्रत्येक फेज की बात की गई है यहाँ पे। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो आप आंसर भी दे पाओगे। टाइप करके बताइए जल्दी से। सबसे पहले स्टार कनेक्शन की बात की गई है। स्टार कनेक्शन इस टाइप से होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसमें प्रत्येक ब्रांच दे रखी है इन्होंने, यानी 3 ओम की है, ये भी 3 ओम की है, ये भी 3 ओम की है, और ये भी 3 ओम की है। तो अब इसमें पूछा क्या गया है, तो डेल्टा कनेक्शन बनाएंगे तो उसमें क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कैसे निकालेंगे हम, इसलिए आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। जैसे आपको निकालना है आर, यानी रजिस्टेंस निकालना है R1 मान लीजिए, जो कि डेल्टा वाला निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, RA और RB, यानी इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। तो तीनों में सेम है, ये तो आपको पता ही है। तो इसका सूत्र होगा RA/RB प्लस RB और RC प्लस RC और RA। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सूत्र हो जाएगा इस टाइप से। समझे आगे होगा आप को, यानी इस टाइप से ये इसका सूत्र हो जाएगा। एक मिनट रुकना। और बटा में क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पे RC और RA हो गया, और बटा में हो जाएगा RB का मान। समझे आगे होगा आप को। तो अब रख दीजिए, आर का में मान निकालना है। तो 3 है, तो 3 गुना में 3 प्लस 3 गुना में 3 प्लस 3 गुना में 3, इस टाइप से रख दिया मान। आर बी का मान 3 है। फिर तो 3 को 3 से किया 9 आया, फिर 3 को 3 से किया 9, 3 को 3 से किया 9, 9 प्लस 9 प्लस 9, इस टाइप से हमें प्राप्त हो गया। और बटा में 3, तो 9 तिया 27 बटा में 3, 27 में 3 का भाग देंगे तो इसका मतलब 9 ओम हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर। अब बात आती है टेलीजेन प्रमेय के अनुसार। टेलीजेन प्रमेय के अनुसार एक नेटवर्क के n शाखाओं में ताक्षणिक राशियों का योग है वो हमेशा कितना होता है दोस्तों? परिवर्तनशील होता है, या स्थिर होता है, या शून्य के बराबर होता है, या धारा के साथ में होता है। ये फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर राइट होगा इसका। टेलीजेन प्रमेय के अनुसार एक नेटवर्क की n शाखाओं में ताक्षणिक राशियों का जो योग होता है वो हमेशा किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से होगा इसका आंसर। अगर जिसको भी नहीं पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका मतलब शून्य के बराबर। यानी टेलीजेन जो प्रमेय होती है उसके अनुसार नेटवर्क में n शाखाओं का जो ताक्षणिक मान होता है या ताक्षणिक शक्ति होती है जिसको पावर बोलते हैं, तो उनका योग शून्य के बराबर होता है। कैसे होता है, तो उसके लिए आपको याद रखना है सिग्मा VN, यानी संख्या उनकी, और धारा को I से व्यक्त करते हैं, और उसको भी n से बराबर में 0। समझिए आगे होगा आप को।
यानी यहाँ पे V से किसको प्रदर्शित किया जाता है, वोल्टेज को, I से धारा को। तो इन दोनों के गुणांक का मान हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर। अब बात आती है किरचॉफ नियम किस पर लागू होता है, केवल निष्क्रिय नेटवर्क पर, या केवल AC नेटवर्क पर, या केवल DC नेटवर्क पर, या AC और DC दोनों नेटवर्कों पर। किस पर लागू होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए किरचॉफ का नियम। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है बार बार। तो दोस्तों कौन सा आंसर होगा, किरचॉफ नियम किस पर लागू होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका मतलब बोथ, यानी ए और डी, AC और DC दोनों पर लागू होता है हमेशा। आपको ध्यान रखना है किरचॉफ का नियम AC और DC दोनों पर लागू होता है, और किरचॉफ का नियम सिर्फ वितरण पैरामीटर पर लागू नहीं किया जा सकता। जो वितरण पैरामीटर्स होते हैं, वितरण पैरामीटर, उन पर लागू नहीं किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और किरचॉफ के कितने नियम हैं, किरचॉफ के 2 नियम हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो होता है आवेश संरक्षण नियम यानी करंट लॉ नियम, एक होता है वोल्टेज का नियम, समझे आगे होगा उसी को, यानी ऊर्जा संरक्षण नियम और आवेश संरक्षण नियम। एक को हम KCL बोलते हैं और एक होता है KVL, यानी 2 नियम हैं किरचॉफ के, आपको ध्यान रखना है। यानी किरचॉफ का करंट नियम हो गया एक तो, एक किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कई बार, किरचॉफ का आवेश संरक्षण नियम बोलते हैं उसको, और एक होता है ऊर्जा संरक्षण नियम, यानी वोल्टेज वाले को ऊर्जा संरक्षण नियम बोला जाता है, तो करंट जो नियम दिया था उसको आवेश संरक्षण नियम बोला जाता है। ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। अब बात आती है 10 शाखाओं और 7 नोडों से युक्त विद्युत परिपथ में क्या होंगे। 4 लूप समीकरण होंगे, 7 लूप समीकरण होंगे, या 10 लूप समीकरण होंगे, या 5 लूप समीकरण होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपने नहीं देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों, क्योंकि ये नॉर्मल होते हैं, सिंपल होते हैं, फिर भी हम इनका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी हल करना ज़रूरी होता है। 10 शाखाओं और 7 नोडों से युक्त वैद्युत परिपथ में क्या होंगे। देखिए यहाँ पे वैद्युत परिपथ का नाम दे रखा है, इसका मतलब है तो हमारे से ही संबंधित। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, अगर किसी को निकालना आता है तो। 10 शाखाओं और 7 नोडों से युक्त, तो दोस्तों इसको इस टाइप से निकालेंगे। इसका एक समीकरण होता है L बराबर में B माइनस N प्लस 1, ये इसका सूत्र होता है एक। L मतलब यानी हमें निकालना है, और शाखा को किससे में व्यक्त किया जाता है, B से शाखा को व्यक्त किया जाएगा, और N से नोड को, समझे आगे होगा उसी को। N से नोडों को और B से शाखा को व्यक्त किया जाता है। तो L हमें निकालना है, यानी परिपथ। परिपथ निकालेंगे तो इसका मतलब शाखा कितनी है 10 माइनस N, नोड कितने दे रखे हैं 7 प्लस 1, इसका मतलब 10 में से 7 गया 3, 3 प्लस 1 कितने हो गए, यानी 4 लूप समीकरण हो गए। इसका मतलब एक क्वेश्चन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर। अब बात आती है 3 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक 5 ओम का है, स्टार में जोड़े गए हैं, तदनुसार उनके अनुरूप डेल्टा प्रतिरोधों का मान कितना होगा। ये फेमस क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का हल जल्दी से बताइए निकाल के, जो निकाल सकता है जल्दी जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। 3 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक 5 ओम है, स्टार में जोड़े गए हैं, तदनुसार उनके अनुरूप डेल्टा प्रतिरोधों का मान पूछा गया है, कितना होगा। तो दोस्तों स्टार में जोड़े गए हैं, इसका मतलब स्टार तो आप जानते ही होंगे, इस टाइप से होता है, और प्रत्येक का मान मैंने आपको बता ही रखा है 5 ओम, 5 ओम, और इसका भी 5 ओम, और इसको RA मान लीजिए, RB मान लीजिए, और इसको RC मान लीजिए, यानी इस टाइप से मान लीजिए इनको। और हमें क्या, यानी अनुरूप डेल्टा प्रतिरोधों का मान पूछा गया है, यानी डेल्टा का मान क्या होगा इसमें प्रत्येक फेज का। तो कैसे निकालेंगे, इसका एक सूत्र होता है दोस्तों RAB। RAB बराबर में होता है RA प्लस RB,
प्लस आर ए बी, समझे आगे होगा उसी को, यानी आर ए और आर बी इन दोनों को मल्टीपल किया जाएगा, बटा में होता है आर सी। अब समझना थोड़ा सा, अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको मान रख के बताता हूँ, तब तक आप करके देखिए अगर आप कर सकते हो तो। यानी आर ए बी का हमें मान निकालना है। आर ए का मान हमें पता है कितना दे रखा है, 5 ओम प्रत्येक का दे रखा है, ये देखिए। तो इसका मतलब रख दीजिए 5 + 5, यानी इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, 5 + 5 प्लस में यहाँ पे देखिए आर ए और आर बी मल्टीपल में, तो 5 को 5 से गुना करना है, यानी 25 बटा में आर सी का मान भी 5 है, रख दीजिए। तो 25 में 5 का भाग देंगे, क्या आएगा? 25 में 5 का भाग देंगे, क्या आएगा? 5, और 5 + 5 ये हो गए, तो मतलब 5 + 5 + 5 मतलब 15 ओम हो गया। समझे आगे होगा उसी को, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। अब बात आती है, एक विद्युत अवयव संधारित्र को किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है? किस प्रकार से किया जाता है? ओमिय मान और वोल्टता के अनुसार, ओमिय मान और वाट संख्या के आधार पर, या वोल्टता और धारिता के आधार पर, या वाट संख्या और धारिता के आधार पर? बताइए कौन सा आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। एक विद्युत अवयव संधारित्र यानी कैपेसिटर को किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वोल्टेज और धारिता। यानी विद्युत तत्व संधारित्र के लिए वोल्टता और धारिता का मान विनिर्दिष्ट किया जाता है, और संधारित्र के लिए मुख्य रूप से हमेशा वोल्टता, धारिता और क्यू गुणक, यानी ये मुख्य विशेषताएं होती है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। अब बात आती है दोस्तों, दो आवेशों के बीच बल 80 न्यूटन है। यदि अन्य सभी चीज़ों को स्थिर रखते हुए दोनों आवेशों के बीच दूरी को दोगुना कर दिया जाता है, तो दोनों के बीच नया बल क्या होगा? 20 न्यूटन, 320 न्यूटन, 40 न्यूटन या 160 न्यूटन? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एक अलग से फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे कि आप डायरेक्टली आंसर निकाल पाओगे अगर आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन इस टाइप से कोई भी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दो आवेशों के बीच बल कितना है? 80 न्यूटन। अन्य सभी चीज़ों को स्थिर रखा गया है। ये देखिए, जब ये यहाँ पे सिस्टम होगा, यानी सभी चीज़ों को स्थिर रखा जाएगा, उस समय हमारी इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और दो आवेशों के बीच दूरी है, उनको हमेशा दोगुना किया गया है, तो दोनों के बीच नया बल पूछा गया है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया गया, तो इसका मतलब न्यूटन कितना है यहाँ पे? 80 बल। तो इस स्थिति में क्या करना है आपको? 1/4 से मल्टीपल कर देना है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 20, और 20 को 1 से गुना किया, 20 न्यूटन। ये इसी स्थिति में होगा ओनली फॉर, जहाँ पे सभी चीज़ों को स्थिर रखा जाएगा और आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना किया जाएगा, तो उस समय हम डायरेक्टली 1/4 से मल्टीपल कर देंगे। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। अब बात आती है, निम्न में से किस में ऊर्जा को विद्युत चार्ज के रूप में संग्रह करने की क्षमता होती है? अतिचालक में होती है, प्रतिरोधक में, संधारित्र में या प्रेरक में? प्रेरक को इंडक्टर बोला जाता है, संधारित्र को कैपेसिटर बोला जाता है, प्रतिरोध को रेजिस्टर बोला जाता है, अतिचालक को सुपर कंडक्टर बोला जाता है। तो सभी को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा भी है। निम्न में से किस में ऊर्जा को विद्युत चार्ज के रूप में संग्रह करने की क्षमता होती है दोस्तों? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब संधारित्र को। यानी संधारित्र में ऊर्जा को विद्युत आवेश के रूप में संग्रहित करने या एकत्रित करने या इकट्ठा करने की क्षमता होती है, और संधारित्र अपने क्रॉस हो रही वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है हमेशा। यानी अपने जो एक्रॉस हो रहा है या वोल्टेज होती है उसका, उसमें जो भी परिवर्तन होता है, जो भी चेंज होता है, तो उसका हमेशा विरोध करता है, ये आपको नोट करना है। और संधारित्र विद्युत क्षेत्र में आवेश के रूप में ऊर्जा को एकत्रित करता है। यानी संधारित्र में वोल्टेज का जो वर्तमान मान है वो पूर्व मान के मान पर हमेशा निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है कि संधारित्र में एक मेमोरी होती है, मेमोरेबल होता है, यानी इसके अंदर एक क्षमता होती है। तो Q बराबर में CV, Q का मतलब
आवेश में इसको मापा जाता है, यानी विद्युत आवेश कूलाम हो गया क्यू से, और सी का मतलब हो गया विद्युत धारिता, वी का मतलब हो गया विभव, विभवांतर। समझे आगे होगा आप सी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर। अब बात आती है कौन वैज्ञानिक चुंबकत्व तथा विद्युत के बीच सबसे पहले संबंध खोजा था। किसने खोजा था? ओम ने, माइकल फेराडे ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, या हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने। फेमस क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिशियन का, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। कौन से वैज्ञानिक ने चुंबकत्व तथा विद्युत के बीच सबसे पहले संबंध खोजा था। ये कई बार एग्जाम से पूछा गया, डीएमआरसी में भी पूछा जाता है और इलेक्ट्रिकल में ज़्यादातर पूछा जाता है ये ट्रेड में, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। तो बताइए कौन सा आंसर होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, यानी ओरेस्टेड ने सबसे पहले चुंबकत्व तथा विद्युत के बीच संबंध स्थापित किया था। और ओरेस्टेड एक डेनिश रसायनज्ञ है, यानी डेनिश का है ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ का है? डेनिश। और ओरेस्टेड ने चुंबकीय स्ट्रेंथ का सीजीएस पद्धति में भी मात्रक दे रखा है। इसका चुंबकीय स्ट्रेंथ का सीजीएस पद्धति में भी मात्रक क्या है? ओरेस्टेड नाम का एक मात्रक है। ओरेस्टेड ये किसका मात्रक है? सीजीएस पद्धति में किसका है? चुंबकीय स्ट्रेंथ का। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय स्ट्रेंथ का मात्रक है, ये नोट कर लेना, ओरेस्टेड नाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। अब बात आती है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या है दोस्तों? दो स्पष्ट रूप से पृथक और आइसोलेटेड परिघटनाएं हैं, या एक अद्वितीय घटना के दो भाग हैं, या दो विवादित घटनाएं हैं और एक दूसरे को दबाने वाले हैं, या दो क्रमिक घटनाएं हैं जो दो क्षेत्रों के बीच मंदन प्रभाव के कारण पैदा होती है। कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की बात की गई यहाँ पे, इन दोनों के कंपैरिजन की। तो क्या होता है इन दोनों में, यानी अंतर क्या है, जल्दी से बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा सोचोगे तो आप आंसर दे पाओगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 2 पार्ट्स ऑफ 1 यूनिक फेनोमेना, यानी एक अद्वितीय घटना के दो भाग हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझे आ जाएगा। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक अद्वितीय यानी यूनिक घटना के दो भाग होते हैं। विद्युत क्षेत्र यानी स्थिर आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है, ये तो सभी को पता है। विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा स्थिर आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है, समझे आ गया इतना तो। और चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चलित आवेश यानी धारा के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? धारा के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं? चलित आवेश, चलित आवेश। और विद्युत किसके कारण होती है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र चलित आवेश के कारण और ये स्थिर आवेश के कारण, स्थिर आवेश। तो इन दोनों का कंपैरिजन यही है, ये चलित आवेश होता है, ये स्थिर आवेश होता है। समझिए आगे होगा आप को। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्लास के। अगर आप को ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, ताकि उन सभी को पता चल सके इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में और ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में जो डेली होंगे इस यूट्यूब चैनल पे। जो नया कैंडिडेट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। और जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं 76 जो अपडेटेड हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहाँ से कवर कर लीजिए। डेली होगा इस यूट्यूब चैनल पर शाम को। और धन्यवाद, आपसे का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से फॉलो कर लीजिए जो आपके लिए उचित हैं।